बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साउथ की तरफ कहीं आते हैं तो 1500 से 1600 1700 इस तरह के वो चार्ज कर रहे हैं, और यही अगर सफ़र इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होगा तो वो सफ़र जो है वो 200-300 या मैक्सिमम 500 रुपये तक का होगा। तो इस पर भी हम प्रिंसिपली एग्री किया है कि इस चीज़ को भी हम गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए शुरुआत करें कराची में। इसमें हम 2 फेज़ लेके आ रहे हैं। एक होगी इसमें ब्लू कलर की टैक्सी सर्विस, एक होगी पिंक कलर की टैक्सी सर्विस। शुरुआत करेंगे हम पिंक टैक्सी सर्विस से, और जो पिंक टैक्सी सर्विस होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए होगी कि जो ख़वातीन हैं, चाहे वो कहीं नौकरियां करती हैं, चाहे वो अपने स्कूल कॉलेजेस जाती हैं जहाँ पे बसेस वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ एरियाज़ में नहीं चलता, वो भी सस्ते प्राइस में जो है वो लोग सफ़र कर सकेंगे। और उस पिंक टैक्सी सर्विस के जो ड्राइवर होंगे वो भी ख़वातीन होंगी। अच्छा, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस की गई है, और इसमें उनमें कैमरास भी होंगे उस टैक्सी सर्विस में। उस टैक्सी सर्विस में पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा कि पैसेंजर्स की सिक्योरिटी का भी ख्याल किया जाए। तो ये आज हमने कुछ अहम चीज़ें की हैं शुरू, इसमें कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस इंशाल्लाह इसी महीने दिसंबर में सक्खर में शुरू होने जा रही है। उसके लिए भी सारे चीज़ों को फाइनलाइज किया गया है। तो एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ताला सक्खर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महकमा सिंध जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर पाकिस्तान के हर कोने में, और सिंध के हर कोने में सॉरी, ये उसका तहिया किया हुआ है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर करें। महंगाई के इस दौर में जो भी सस्ते में सस्ती ट्रांसपोर्ट पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके उस पर हम काम करें। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ट्रांसपोर्ट के मामले पर इजलास कर रहे थे, एन उसी वक्त जो है MKM के वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि कराची दुनिया का ये वाहिद शहर है जो कि रहने जैसा ही नहीं है। और उन्होंने लोगों को ये कहा है कि कराची में अमन अमान तबाह हो गया है, तालीम तबाह, शहर तबाह, रोड तबाह। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो DG रेंजर्स को कहा है कि वो मुदाखलत करें। उन्होंने पुलिस को नाकाम करार दे दिया है। वो आपके इत्तेहादिये दोस्त है, मुखालिफ है क्या? हुकूमत भाड़ में बने, भाड़ में बने, हुकूमत न खपे, भाड़ में जाओ। अच्छा जी, वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कराची रहने के काबिल नहीं है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो बाकी जगहों से ज़्यादा होता है। और ये पूरी दुनिया की फ़िगर्स में भी दे सकता हूँ और पूरे पाकिस्तान की फ़िगर्स में भी दे सकता हूँ कि इस वक्त पेशावर में क्या पोजीशन है, कोयटा में क्या पोजीशन है, लाहौर में क्या पोजीशन है। कराची की आबादी सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके फिगर्स थोड़े डिफरेंट होंगे। और उसको मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा कि जी क्योंकि पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्ट्रीट क्राइम होता है तो यहाँ पे इसको होने दिया जाए, ऐसा कतई नहीं है। कराची के हालात की बात है तो वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूँ कि कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में अभी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में अभी हड़ताल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची में अभी भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये सब बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। तो ये मैं इत्तला दे दूँ वसीम अख्तर साहब को कि अब वो दौर नहीं है कि आप कोई भी शख्स वो हड़तालें करे, दुकानें बंद कराए, लोगों को मारे, रस्तों पे गोलियां लगाए, गाड़ियां जलाए। आपने बहुत अरसे से ये नहीं सुना होगा कराची में कोई कि गाड़ी जली हो, बहुत अरसे से नहीं सुना होगा कि किसी की बोरीबंद में लाश मिली हो। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक उनके दीगर मसाइल जो भी हैं, सिंध हुकूमत के साथ MQM की जितनी भी मीटिंग्स रही हैं उसमें MQM मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कस करती है। मैंने कब, और हर मीटिंग में वसीम अख्तर साहब ज़रूर होते हैं। मैं हल्फिया कह सकता हूँ, हल्फिया, और अगर मैं गलत बोलूँ तो वसीम अख्तर साहब मेरे बयान पे दोबारा बयान दे सकते हैं। मैंने एक भी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की कि जहाँ पे वसीम अख्तर साहब ने ये कहा हो कि जी कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है। अगर वसीम अख्तर साहब ये बात मान लें कि उन्होंने कभी एक दफ़ा कही हो तो मैं दोबारा आने के लिए तैयार हूँ, और इस मेरे बयान पर वसीम अख्तर साहब जो है वो जवाब दे सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार है
को जवाब दें। अरे शजीद साहब, आपको जब बंद कमरों में क्या काम किए, आपने कह रहे हैं कि ये शिकायत नहीं की गई थी कि स्ट्रीट क्राइम है, तो क्या कुछ किस्म के काम किए जाते हैं? और ये भी समझ में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एमक्यूएम को ये पैगाम भेजा है कि उनके चंद रहनुमा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ काम कहते हैं, अगर वो करने में डिले होती है तो वो किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस हवाले से? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि ब्लैकमेलिंग के हवाले से या क्या। एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में आज भी हमारी इत्तेहादी है और हमारे एमक्यूएम के साथ कुछ चीज़ों पे कुछ मामला तय हैं। हम उन्हीं के पैरामीटर्स में रहकर बात करना चाहते हैं। अगर एमक्यूएम का कोई एक लीडर, ये भी मुझे पता नहीं कि अपनी लीडरशिप से पूछ के कर रहा है या खुद कर रहा है, या इलेक्शन बल्दियाती करीब आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी के लिए कर रहा है, गहमा गहमी के लिए कर रहा है, अवाम में अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है, तो मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है अगर एमक्यूएम की यही बात उनकी लीडरशिप की तरफ से आएगी तो फिर शायद मेरा बयान का अंदाज़ बयान भी शायद थोड़ा मुख्तलिफ होगा। मेरा शायद अंदाज़ बयान भी मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं समझता हूँ और बाकी बंद कमरों में जो बातें हुई हैं वो भी मुनासिब नहीं है, गैर अखलाकी बात है कि मैं वो बातें अभी यहाँ पे बैठ के करूँ। ये बता दें कि ऑडियो लीक्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ गंदी बातें भी सुनने में आ रही हैं। हालांकि ऑडियो लीक्स नहीं आनी चाहिए। कौन लोग हैं जो लोगों की प्राइवेसी को इस तरह आउट कर रहे हैं? क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे या फिर इस तरह ऑडियो लीक्स का सिलसिला आना शुरू हो जाए? आज देखिए, की बारी है, कल आपकी मेरे पीपल्स पार्टी का पहले तो मौके पर हम किसी भी ऑडियो और वीडियो लीक्स पर यकीन नहीं रखते। किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें जो भी है उसमें ना ही मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन इसकी लीक्स के अलावा बताऊँ कि जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए इससे और शर्मनाक और कोई वाक़या नहीं है कि जहाँ पे उसकी अपनी हुकूमत है और उसका अपना इत्तेहादी वज़ीर आला कहता है कि इमरान खान बहुत बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। अब इमरान खान को एहसान फरामोश कहा है परवेज़ इलाही साहब ने, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आपने देखा कि पूरी पीटीआई जो कि उसे बयानात देने में बड़े मैदान में आते थे, पीटीआई ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी वो परवेज़ इलाही के इस बयान की मजम्मत करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त पीटीआई अफरा तफरी का शिकार है, पीटीआई डर का शिकार है, पीटीआई खौफ का शिकार है। अगर एक पार्टी का सरबराह जो कहता है कि मैं मुल्क का सबसे बड़ा लीडर हूँ, और ये हकीकत कहा परवेज़ इलाही ने कि ये एहसान फरामोश है, और मैं कहता हूँ और फिर हज़रत अली के कौल से कहता हूँ कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इमरान खान पर जिस शख्स ने एहसान किए, इमरान खान ने उसको डसा है। इमरान खान ने अपने मौसिलों को डसा, अपने लाने वालों को डसा, जिन्होंने उसको प्रोडक्ट ला के पेश किया उसको डसा, जिन्होंने उसके घर के खराजात उठाए इमरान खान के उसको इमरान खान ने डसा, जिसने इसको मुफ्त की जहाज़ की टिकटें दी इमरान खान को उसको उसने डसा, जिसने इसको इलेक्शन जितवाई, जिसने आरटीओ बिठाए सबको डसा। तो ये एहसान फरामोश शख्स जो अपने मौसिनों का नहीं हो सका, वो इस अवाम का क्या होगा, वो पाकिस्तान के लोगों का क्या होगा? फिर साहब, जो अभी स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है कराची में खास तौर पर, ये पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आदाद-ओ-शुमार है कि इसमें अक्सर अफगानी और गैर कानूनी तारीख शामिल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है कि उसको बाहर निकालें। तो आपकी हुकूमत ये संजीदा कब होगी कि कराची से गैर कानूनी तारीख वतन या अफगानियों के बाहर निकालें? देखिए जी, आपका सवाल हो गया बाकी जो भी इस बात में एक हकीकत है कि मेन डोमेन है नारा का, फेडरल गवर्नमेंट के वो अंडर काम करता था। लेकिन जो भी इल्लीगल तारीख़ वतन है, जिसने गलत शनाख्ती कार्ड भी बनाए या बगैर शनाख्ती कार्ड के रह रहा है, जो झूठी शहरत लेके ले रहा है, उसके लिए सिंध पुलिस एक्टिवली काम कर रही है। कुछ तफसीलात इस वक्त मेरे पास इस वक्त मौजूद होती है, अगर मुझे सवाल का पता हो तो मैं बता देता, लेकिन मुझे ये पता है कि काफ़ी लोगों को इस तरह गिरफ़्तार किया गया है और उनको डिपोर्ट करने के लिए कोशिशें चल रही हैं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में रह रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये कानून एक जैसा है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में नहीं रह सकता, और बाकी जगहों पर इस तरह के लोगों को भर भर के डिपोर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर हमारे स्ट्रीट क्राइम में गैर कानूनी तारीख़ वतन भी शामिल हैं
तो उनको भी इसी तरीके से बेदखल किया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने एक दफ़ा ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो आपका ऐसा नहीं काम है, लेकिन स्मार्ट सिटी के हवाले से CCTV कैमरास के हवाले से कुछ अर्सा पहले आपने कहा तो वो देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है। गवर्नमेंट ने 100% फंडिंग वज़ीर आला सिंध साहब के कहने पे सिंध हुकूमत ने रखी है और वो 100% फंडिंग जो है वो बजट में मौजूद है। NRTC से उसकी इनकी मीटिंग्स भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब ना कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस है। वज़ीर आला साहब ने इन क्राइम्स के हवाले से 2 चीज़ों को बड़ा फोकस किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर भी वही हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि जी स्मार्ट सिटी जो आपने पॉइंट उठाया कि इसको यकीनी बनाया जाए ताकि इन क्राइम को कंट्रोल करने में आसानी हो। दूसरा जो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन बिल था वो असेंबली ने पास किया। अब होता यह है कि जी किसी ने कोई गलत काम किया, एक उसका गवाह मौजूद है। गवाह पहले डरते थे, खौफ में आते थे कि हम किस तरह गवाही दें। तो हुकूमत सिंध ने, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने विटनेस प्रोटेक्शन प्लान अप्रूव किया, जिसमें कोई भी अगर विटनेस बनेगा तो उसको सरकार की ऊपर ये लाजिम है कि उसको प्रोटेक्शन फराम करें। तो वो भी हम मंजूर करवा चुके हैं। अब लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस चीज़ को मज़ीद जो है मैं पूरी सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन पुलिस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्या आप ये जो अफगानी है हमारे और टोपी पहनते सिंधी और ज़मीनें खरीद रहे हैं, ये तो आपके पास है ना कि आप लेजिस्लेशन करके वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी तौर पे रहता है तो वो ना रह सकता है ना यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है। कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पे रह रहा है ना वो गैर कानूनी तौर पे किसी मुल्क में या किसी जगह पे रह सकता है ना वहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है। साल का आखिर है और ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट काफ़ी अर्से बाद आए। साल 2022 ट्रांसपोर्ट के हवाले से कैसा रहा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट? देखिए, ये मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट के लिए 2022 कैसा रहा। आपने देखना है कि जी सिंध हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की वजह से और पार्टी की लीडरशिप के अहकामात की वजह से, वज़ीर आला साहब की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ऑरेंज लाइन BRT जो कि 100% सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था, इस वक्त चल रहा है। रेड लाइन पीपल्स बस सर्विस वो कराची में शुरू हुई, लाड़काना में शुरू हुई, हैदराबाद में शुरू हुई, सक्खर में भी दिसंबर में इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। EV बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हमारी चल रही है। आज भी मैंने उन इलेक्ट्रिकल बसेस पे, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस हैं, ना वो पंजाब में ना KPK में ना वो बलूचिस्तान में, सिंध में शुरू करने जा रहा है, कराची शुरू करने जा रहा है EV बसेस कराची के लोगों के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची के लिए बाकायदा मेगा प्रोजेक्ट पहले भी बहुत किए हैं पीपल्स पार्टी ने, अब भी कर रही है। तो कराची के लिए EV बसेस शुरू की जा रही हैं। वो जो भी सरकारी जो उसमें थोड़ी है और जो लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, उस वजह से थोड़ा हम उसको टाइम ले रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा मॉडल बना के इसको लेके आएँ। तो वो भी चल रही हैं। मैं अभी टैक्सीज़ का बता रहा हूँ, हम लोग टैक्सी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप का इतना प्रेशर है हम पर, चीफ मिनिस्टर साहब का इतना प्रेशर है हम पर कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से इसको इनका सवाल ये है कि हमारी बस सर्विस चल रही है, लेकिन उसका रूट बहुत शॉर्ट होने की वजह से वो अपनी सर्विस प्रॉपर लोगों को वहाँ की दे नहीं पा रही है। या तो उसका रोड किस तरह एक्सटेंड करना चाहते हैं की जाए ताकि लोग ज़्यादा समझ आ सके। दूसरे कि कराची में 34,000 पुलिस अधिकारी हैं जो अमन कायम करने में अभी तक नाकाम है। डिस्ट्रिक्ट क्राइम अपने उरूज पर जा रही है, डेली कहीं ना कहीं किसी की मौत होती है इस क्राइम में, उसकी रोकथाम के लिए आता है। आप लेट तो नहीं है, मैं सवाल जवाब दे चुका हूँ पहले। अच्छा खैर, जहाँ तक ऑरेंज लाइन की बात की आपने, देखिए ऑरेंज लाइन 3.5 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया गया उसमें वो कंप्लीट हो चुका है और वो बिल्कुल अपने ज़ोर शोर पे चल रहा है। उसकी शुरू में जब डिज़ाइन हुई थी तो इंटीग्रेशन में उन्होंने उसको ग्रीन लाइन से कनेक्ट नहीं किया था। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पे हिदायत की है कि उसकी इंटीग्रेशन पे काम किया जाए। उस पर PC1 बन रही है। जो रिमेनिंग एरिया है उस पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि जो ऑरेंज लाइन का पैसेंजर बैठे वो ग्रीन लाइन तक जाए। अच्छा एक और सॉरी, येलो लाइन का भी बता दूँ। सॉरी, येलो लाइन जो है उसको मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने बताया कि रेड लाइन पे तो काम अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैज जारी है। येलो लाइन के भी पहले कंपोनेंट्स के हमने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं, इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए हैं।
तो उसमें येलो लाइन में जो पहला कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जाम सादिक ब्रिज जहाँ पे बनी हुई है और उसकी थोड़ी ब्रिज में थोड़ा खदशात भी लोगों को मौजूद हैं शायद, तो इस पे हम पैरेलल ब्रिज बनाने जा रहे हैं। एक ब्रिज बनने जा रहा है, उसका हमने टेंडर फ्रूट कर दिया है कि एक और जाम सादिक ब्रिज पे इसके साथ साथ एक पैरेलल ब्रिज बनेगी, वो उसके साथ चलेगी और उसी बीच में जैसे वो, और इससे पहले इसको थोड़ा रिपेयर भी किया जाएगा, फिर दोनों ब्रिजेस ये चलती रहेंगी। तो हमने उसमें ये भी कहा कि फिलहाल जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो हमने पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को कहा है जो बड़े ट्रॉलर्स वगैरह हैं उनको आप डाइवर्ट करें, फिलहाल ब्रिज बना चलाएं ताकि अभी हम येलो लाइन का अपना काम शुरू कर सकें। तैयारी में ये क्या चल रहा है? अब्दुल रशीद साहब को 2 दिन से दफन का निशाना बनाया जा रहा है। एक खातून जो प्रिंसिपल थी उसने अपने आप को अभी आग लगा लिया, वो अस्पताल जो है वो रेफर कर दिया गया है। वो शबाना बलोच नहीं यार के सामने प्रिंसिपल उसने अभी अपने आप को आग लगाई है और उसको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया। उसका इल्ज़ाम है कि अब्दुल रशीद ने उसे नौकरी से निकलवाया। देख, मुझे इसका नौकरी का आग का पता नहीं, मुझे पता है कि अब्दुल रशीद साहब असेंबली के मौजूद मेंबर हैं, कल उन्होंने कंप्लेंट की थी, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब्दुल रशीद साहब असेंबली में वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके ज़बरदस्ती पॉलिटिकल वर्कर्स को लेकर जाके वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही ये हॉस्पिटल जो है सियासत का कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप जाके इस तरह का माहौल पैदा करें। और जमायत इस्लामी की मैं एक जनरल बात कर लूँ, जमायत इस्लामी आपको याद होगा कि हमेशा कराची में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जो फितना और फसाद, उसकी जड़ जो है जमायत इस्लामी रही है। तो आज भी जमायत इस्लामी ये कोशिश कर रही है कि माहौल थोड़ा इस तरह बनाया जाए और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना दिया जाए। तो जहाँ जमायत का पुराना वतीरा रहा है वो करते रहेंगे। हमारा काम है कि जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट अपना काम करती रहे। सर ये बताएं कि देखिए, मैं समझता हूँ कि सर पूरे पाकिस्तान को इस मौजूदा क्राइसिस में वफाक के साथ चलना चाहिए। जो भी तजावीज़ वफाक से आएँ और जो डूएबल हों सबको उस पर अमल पैरा होना चाहिए। मुझे भी, आपको भी, हर दुकानदार को भी, हर कारोबारी शख्स को भी, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। अगर कोई खुदा न खासा इसमें क्राइसिस होगा तो हम सब का नुकसान है। मतलब हर कोई इसको मुल्क के फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझे, मुल्क के नुकसान को अपना नुकसान समझे। सिंध में गैस की बहुत किल्लत हो गई है, कहीं पे भी गैस नहीं आ रही। खामगर बदीन जहाँ पे गैस पैदा हो रही है वहाँ पे भी गैस नहीं मिल रही। इस ट्रांसफार्मिंग को कैसे देखें? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि सिंध के साथ हमेशा 2 इश्यूज़ पे प्रॉब्लम रहा है। एक, बिजली की फराहमी सिंध को कम दी जाती है और गैस जो प्रोड्यूस सिंध में होती है वो कम दी जाती है। इस मैटर पे जो भी पीपल्स पार्टी की वफाकी वज़रा हैं उन्होंने वफाकी काबीना में इन इश्यूज़ को रेज़ किया है। वज़ीर आला साहब ने कई मरतबा खुसूसी तौर पर खतूत लिखे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि बराए मेहरबानी इस तरह की जो ज़्यादती है सिंध के साथ उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। यहाँ पे जो एक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है उसके लिए सड़कें भी बनाई जा रही है, हर चीज़ हो गई है, बेहतरीन काम भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माफिया है, मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया, दीगर, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बहुत टूटता है, लोग काफ़ी इससे भी परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं क्या? हिकमत अमली है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक का इशू कराची का सीरियस इशू है और इस पर ऑलरेडी एक जायका की 2011 में एक स्टडी हुई।